हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि पिछला कई दिन से हम ज्योग्राफी का क्लास नहीं ले रहे थे, चलिए आज ज्योग्राफी का क्लास ले रहे हैं। जैसे कि हम पिछला क्लास में पठार पढ़ा रहे थे। पठार हम बता दिए थे। पठार दक्षिण भारत का जो क्षेत्र होता है वह पठारी क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है यानी कर्क रेखा के बारे में पूरा हम पिछला क्लास में पढ़ा दिए। कर्क रेखा के जो दक्षिण में स्थित है उसको क्या बोलते हैं हम, यानी दक्षिणी पठार के नाम। ये पूरा भाग जो है पठारी क्षेत्र है। यही पठार हम पढ़ रहे थे। मध्य पठार पढ़ लिए थे, अब पूर्वी पठार पढ़ना था। पूर्वी पठार देखिए, पठार उसको बोला जाता है जो पर्वत यानी हजार मीटर से उसकी जो ऊंचाई होता है 1000 मीटर से कम होती है। यानी इस तरह जो आकार होता है ये पर्वत का होता है, लेकिन पठार का जो आकार होता है वो ज़मीन से ऊंचा होता है। इस तरह करके पठार का आकार होता है कि यहाँ आदमी यानी यहाँ जो है घर बना करके निवास कर सकते हैं। पठारी क्षेत्र उपजाऊ की दृष्टि से कम उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ की दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखता, लेकिन पठारी क्षेत्र जो है यानी खनिज भंडार खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। चलिए हम आगे देखते हैं पूर्वी पठार के बारे में। जैसे देखिए, पूर्वी पठार जो है यानी ये क्षेत्र का हम पढ़ेंगे। पूर्वी पठार देखिए, भारत का ये पूर्वी तट है। तट के अगला क्लास में जो है तट के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये पूर्वी पठार मतलब इस साइड में जो पठार है उसी के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, पूर्वी पठार के अंतर्गत जो है हमको 3 गो पठार पढ़ना है। एक है छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, उसके बाद एक दंडकारण्य का पठार। यही 3 पठार हमको पढ़ना है। इसमें से प्रथम जो पढ़ना छोटा नागपुर का पठार। आपको पता होगा कि छोटा नागपुर का पठार जो है का विस्तार जो है झारखंड में है। झारखंड को छत्तीसगढ़ के यानी झारखंड को जो है छोटा नागपुर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार में मुख्य रूप से 3 गो पठार आता है, यानी 3 पठार का संयुक्त रूप को ही 3 पठार इसमें आते हैं। 3 पठार के संयुक्त रूप को जो है छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इसमें से ये जो एक पठार है ये है राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी यानी गंगा नदी जो इधर यहाँ से गई है, तो गंगा नदी दक्षिण की ओर नहीं प्रवेश यानी झारखंड में जो थोड़ा सा प्रवेश किया है, और नहीं प्रवेश करने के कारण ये राजमहल का पहाड़ी बीच में पड़ने के कारण गंगा नदी इस तरह आकर के यहाँ से निकला है। राजमहल की पहाड़ी हो गया, एक रांची का पठार हो गया, और दूसरा ये कौन सा पठार है, राजमहल की पहाड़ी यानी राजमहल की पहाड़ी। इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं हम, छोटा नागपुर का पठार के नाम से जानते हैं। ये राजमहल की पहाड़ी देखिए, एक राजमहल की पहाड़ी ये हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का पठार, और ये हजारीबाग का पठार हो गया। ये राजमहल की पहाड़ी, रांची का पठार, ये हो गया हजारीबाग का पठार। इन्हीं तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं हम, यानी छोटा नागपुर का पठार। देखिए, राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, इसको संयुक्त रूप से जो है क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। आपको क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। ये तीनों तो लिख देगा, और चौथा ये 3 गो जो है राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार लिख के, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। या कभी क्वेश्चन हो सकता है छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत कौन सा पठार शामिल नहीं है, तो इस तरह दे सकता है। एगो दे देगा राजमहल की पहाड़ी, हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, और एगो दे देगा दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार इसमें नहीं आएगा। अब देखिए, रांची यानी छोटा नागपुर पठार जो है कैसे दामोदर नदी गुजरता है। दामोदर नदी इस पठार की जो है सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। दामोदर नदी जो है रांची पठार, देखिए रांची पठार को हजारीबाग से अलग करता है। हजारीबाग का पठार ये है, और रांची का पठार इधर से जो है दामोदर नदी इसी तरह निकलता है। दामोदर नदी पूछ देगा कि रांची पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सा नदी अलग करता है, तो कौन सा नदी अलग करेगा,
दामोदर नदी। इस पठार की सबसे बड़ी नदी यानी छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी नदी जो कौन सा हो गया, दामोदर नदी। दामोदर नदी का जो बेसिन है, दामोदर नदी का बेसिन यानी कोयला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे देखिए, अब हम यहाँ एक वर्ड है बेसिन, आखिर समझेंगे हम बेसिन क्या होता है। जैसे एक मुख्य नदी जो होता है इस तरह गुजरता है, मान लीजिए एक मुख्य नदी है, इसमें जो कई छोटे छोटे सहायक नदी आकर के इसमें मिलते रहते हैं। कभी कोई बड़ा सहायक नदी होता है, कोई छोटा सहायक नदी आकर के इसमें मिलते रहता है। ये जो सहायक नदी और मुख्य नदी के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, पूरा पूरा ये क्षेत्र और ये क्षेत्र जो होता है, इसको क्या बोला जाता है, बेसिन बोला जाता है। तो ये जो दामोदर नदी का जो ये बेसिन है, ये कोयला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि भारत में जो है अधिकतर जो कोयला जो है झारखंड, कोयला का भंडार जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा कोयला अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से झारखंड कोयला में प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, इस क्षेत्र यानी रांची के पठार से एक महत्वपूर्ण नदी का उद्गम होता है, जो कि है वह स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी पर एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात रांची में ही पड़ता है, रांची से कुछ दूर यानी 10-12 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, वही लिखे हैं स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम इसी पठार से, मतलब छोटा नागपुर पठार मतलब रांची के पठार से होता है। हुंड्रू जलप्रपात यहीं स्थित है। कहाँ स्थित है, हुंड्रू जलप्रपात रांची। हुंड्रू जलप्रपात बहुत यानी पर्यटन स्थल है, बहुत अच्छा घूमने का जगह है। अगर मौका मिले तो जाना चाहिए घूमने के लिए। ये सब प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलता है इन सब से। चलिए अब देखते हैं हम छत्तीसगढ़ बेसिन। बेसिन तो आपको पता चल गया कि बेसिन किसको बोला जाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन, देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन छत्तीसगढ़ का एक पहाड़ी है, जो हम पिछला क्लास में जो पढ़ा रहे थे। छत्तीसगढ़ का पठार मैकाल पठार पढ़ाए थे। मैकाल पठार के सबसे ऊंचे चोटी अमरकंटक, ये इसके बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि ये मध्य है यानी मध्य पठारी क्षेत्र में हम पढ़ा चुके हैं। तो यहीं से जो है ना एक नदी, ये महानदी निकलता है। महानदी का जो बेसिन होता है, या यहाँ क्या लिखा, महानदी का जो बेसिन है वह भी कोयला की दृष्टि जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में है कि छत्तीसगढ़ का बेसिन, देखिए रांची के पठार को देखिए, ये रांची का पठार है, रांची का पठार, और देखिए छत्तीसगढ़ का बेसिन ये क्षेत्र रहा, छत्तीसगढ़ का यानी मैकाल पठार, यहाँ छत्तीसगढ़ का पठार इस जगह है। छत्तीसगढ़ या वही लिखे हैं, छत्तीसगढ़ या महानदी का बेसिन रांची पठार को, ये हो गया रांची का पठार, दंडकारण्य से अलग करता है। दंडकारण्य का पठार ये रहा आपका, ये छत्तीसगढ़ का भी पठार है और बेसिन है। छत्तीसगढ़ बेसिन इस जगह, छत्तीसगढ़ बेसिन जो है रांची के पठार और दंडकारण्य पठार को क्या करता है, अलग करता है। इस क्षेत्र यानी महानदी की प्रमुख सहायक नदी, देखिए महानदी जब इधर इस क्षेत्र से गुजरता है, यानी देखिए आपको पता है कि उड़ीसा से होकर के महानदी का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है उड़ीसा में है। उड़ीसा में भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है, हीराकुंड बांध। किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, वही बोल रहे हैं यहाँ। तो इसी क्षेत्र से महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, महदो और मांड। शिवनाथ, महदो और मांड जो है किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदियाँ। देखिए महानदी की सहायक नदी या छत्तीसगढ़ का बेसिन जो है उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। ये आपको क्वेश्चन आज आएगा बहुत ज़्यादा कि कोयला का भंडार अधिकतर किस प्रकार की चट्टान में है। तो गोंडवाना प्रकार की चट्टान जो संरचना पाया जाता है उसमें जो है सबसे अधिक कोयला जो है ये गोंडवाना क्रम का जो भी चट्टान है उसमें कोयला की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है, प्रचुर मात्रा में कोयला पाए जाते हैं। अब देखिए दंडकारण्य का पठार, देखिए दंडकारण्य का पठार जो है बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ का मतलब कि वहाँ कृषि की दृष्टि से एकदम
एकदम बेकार है। लेकिन ये जो दंडकारण्य जो है खनिज की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा ये जितना ये यानी भारत का दक्षिण भाग देखेंगे तो उसमें कृषि के दृष्टि से महत्व नहीं है, वह सिर्फ खनिज के दृष्टि। देखिए झारखंड में कृषि नहीं होता, जबकि बिहार में जो है ना बहुत ज़्यादा कृषि क्षेत्र है। झारखंड में कृषि क्षेत्र नहीं है, लेकिन झारखंड में क्या है, खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोयला हो गया, लोहा हो गया, टीन, अब्रक, ये सब कहाँ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में। लेकिन उसी तरह दंडकारण्य का क्षेत्र जो है उबड़ खाबड़ अधिक होने के कारण ये कृषि के लिए महत्व नहीं है। इसमें यानी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब देखिए गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रवती, इंद्रवती का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। इंद्रवती छत्तीसगढ़ में इंद्रवती नदी पर एक बांध है। अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा। अब देखिए बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। बस्तर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए। आपको ये पॉइंट याद रखना है, बस्तर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, टीन के लिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत का उत्तर पूर्वी पठार आपको हिमालय क्षेत्र में थोड़ा सा बताएं, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। अब देखिए आप यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपको पता होगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस तरह आ करके भारत में यांगयाब दर्रा होकर के, हम आपको बताए थे, यांगयाब दर्रा होकर के यहाँ प्रवेश करके गंगा में मिल जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने मेघना के नाम से यह भारत का एक डेल्टा का निर्माण करता है। पश्चिम बंगाल और यहाँ यानी इस जगह से आता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी एक गंगा का, ये गंगा फिर जब आगे बढ़ता है तो दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हुगली कलकत्ता के उधर चला है, दूसरा भाग बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। तो यह दोनों मिल के क्या बोलते हैं, एक डेल्टा का निर्माण करता है। और अधिकतर नदियाँ देखिएगा सब इसी क्षेत्र, ये क्षेत्र आपको बता दिया राजमहल की पहाड़ी है, जो कि कोई भी नदी जो है इस यानी झारखंड में प्रवेश नहीं करके ये सब किधर चला गया, ये सब पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में प्रवेश किया। आखिर सब जो भी नदी है इसी क्षेत्र में कहे जा रहा है। इसका मतलब है कि वह क्षेत्र, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र से गढ़ा है। इन दोनों क्षेत्र से जो है यह क्षेत्र गढ़ा है। अब देखिए अधिक गहरा होने के कारण अगर आप पानी कहीं भी बहाते हैं तो वो पानी का धार जो होता है वो बहता है, उसी क्षेत्र बहता है जिधर ढाल होता है या जिधर गहरा होता है। यही कारण है कि यह क्षेत्र गहरा है इन दोनों के क्षेत्र से, इसीलिए सब नदी जो है इसी क्षेत्र में जा रहा है। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र जो है, अब यह क्षेत्र गहरा है। अब देखिए उत्तर पूर्वी पठार यानी मेघालय का पठार, मेघालय में हम आपको 3 गो पठार पढ़ाए थे। मेघालय में मुख्य रूप से बोले थे 3 गो पठार है, जो पश्चिम से लेकर के आपको पूर्व की ओर क्रम बताए थे एक गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ी है। और एगो पहाड़ी और आपको बताए थे हिमालय क्षेत्र में मिकिर पहाड़ी। गारो, खासी, जयंत और मिकिर पहाड़ी असम में चला जाता है, गारो, खासी, जयंत मेघालय में रहता है। अब बता रहा है कि उत्तर पूर्वी पठार गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है, ये राजमहल पहाड़ी जो यहाँ है, और ये छोटा नागपुर पठार यानी दक्षिण भारत का ही ये भाग है। हम हिमालय क्षेत्र में हिमालय से ही रिलेटेड में बताए थे, लेकिन यहाँ अब आप देखने को मिलता है कि यह हिमालय का ही भाग है। और इस जगह जो है मालदा गैप है। इसका मतलब बताता है कि बहुत पहले जो है इस क्षेत्र का जो है पर्व यानी जो पहाड़ है यानी पठार था, किसी कारण जमीन के अंदर धंस गया है। जमीन के अंदर धंस गया, सारे नदियां जो उसी साइड से बहने लगे, तो नदी द्वारा जो कचरा ला करके उसमें भर दिया गया, जो कि हमको पठार दिखाई नहीं देता। अंदर में वो पठार है। और ये जो गारो, खासी, जयंता है, यह जो है किसका भाग है, यानी यह दक्षिण भारत का जो पठारी क्षेत्र है इसी का भाग है। गारो मेघालय का पर्यायद्वीपी पठार का ही वह भाग है। अब देखिए इसको जो है यानी मेघालय का पठार और पर्यायद्वीपी पठार, देखिए यहाँ मेघालय
मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अब देखिए हम यहाँ लिखे मेघालय के पठार को पर्यायद्वीपीय पठार। पर्यायद्वीपीय पठार आपको पता है कि दक्षिण भारत के पर्यायद्वीपीय पठार से राजमहल गारो गैप या मालदा गैप द्वारा अलग होता है। ये गैप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा किस कारण से यह अलग हो गया। यानी ये भाग जो है मेघालय का जो पठार है यह भाग पर्यायद्वीपीय पठार का ही है, लेकिन यानी राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के द्वारा यह अलग हो गया है। देखिए इस पठार में जो है यानी मेघालय, ये थोड़ा सा अगर आप उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, ये थोड़ा सा मिटा करके हम लिखते हैं। देखिए मेघालय का जो पठार है यानी मेघालय का पठार पूरा यानी पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर, देखिए जो पठार हम लिख रहे उसी क्रम में जो है पश्चिम से पूर्व ही का क्रम आपको भी याद करना है। ये देखिए गारो, खासी, जयंतिया, इस प्रकार ये तीन पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? मेघालय में। लेकिन एक पहाड़ी मिकिर भी है, यहाँ आपको याद रखना है मिकिर। ये कहाँ है? असम में। असम में मिकिर कहाँ है? असम में। ये कभी क्वेश्चन दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी मेघालय में नहीं है। गारो, खासी, जयंत और मिकिर दे देगा तो आपको मिकिर आंसर, क्योंकि मिकिर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? असम में। लेकिन ये जो है पश्चिम से है यानी पश्चिम से पूर्व की ओर है। गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ी पर जो है 3 गो जनजाति रहता है। मेघालय में जो है जनजाति रहता है। जनजाति उसको बोला जाता है जो यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वो जंगल से ही अपना आवश्यकता पूरा करता है और बाहरी दुनिया से उतना लेन देन नहीं रहता है और प्रकृति से मुख्य रूप से जुड़ा रहता है। तो जनजाति जो है ना, 3 जनजाति के नाम से ही इन पहाड़ियों का नाम, वहाँ जो है 3 जनजाति गारो, खासी और जयंती जनजाति पाई जाती, इन्हीं के नाम पर ही ये पहाड़ी का नाम रखा है गारो, खासी, जयंतियाँ। अब देखो कुछ पहाड़ी का खासियत है। ये पहाड़ी मानसून राम, आप सुने होंगे कि भारत का सबसे ज़्यादा जो है वर्षा कहाँ होती है? मानसून में। भारत का ही नहीं विश्व का सबसे अधिक वर्षा जो है कहाँ पाया जाता है? होता है मानसून राम में। मानसून राम यानी देखिए मानसून राम जो है कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय के खासी पहाड़ी पर स्थित है। आपको पूछ सकता है कभी मानसून विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? मानसून राम में। वो मानसून राम किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पर स्थित है? खासी पर। गारो, खासी, जयंत जो खासी पहाड़ी के यानी दक्षिणी साइड में ही मानसून राम स्थित है। विश्व का मानसून राम और मानसून राम स्थित है। अब देखिए आगे, यहाँ एगो जो है ना जलप्रपात है। यहाँ मेघालय का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है। देखिए
मेघालय, या देखिए पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी क्या है? नोक्रेक। नोक्रेक। अब नोक्रेक जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है। उद्यान देखिए, नोक्रेक क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। हो सकता है कभी आपसे पूछ दे कि नोक्रेक यानी नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मेघालय में स्थित है। मेघालय पठार का ये जो है गारो पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? गारो। मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक किस मेघालय के किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गारो पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, आखिर आप पूछिएगा आखिर क्या कारण है जो कि मेघालय में ही विश्व का सबसे अधिक वर्षा होती है। इसके बारे में हम मॉनसून चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो पहाड़ी है, हम तो लिख देते हैं इस तरह, लेकिन ये पहाड़ी हकीकत में इस तरह करके है। यानी एक कीप का आकार है। कीप मतलब आप देखे होंगे कीप जिसे तेल यानी पहले जो है दुकान वाला सबके पास अगर जाइएगा तो आपको एगो सामान रखता है जिसमें बोतल में लगाकर तो उसमें तेल ढरा जाता है, उसी को कीप यानी कीप का आकार है। जब भी इसमें बादल गुजरता है तो ये पहाड़ी से टकरा करके फिर इससे टकरा करके ये घूम घूम कर यहीं वर्षा होने लगते हैं, जिसके कारण विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहीं होता है। अब मेघालय के पठार में अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ मिट्टी जो है किस प्रकार का पाया जाता है? जहाँ अधिकतर अधिक वर्षा होता है तो वहाँ जो है लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। तो मेघालय पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? मिट्टी किस प्रकार का है? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं। यहाँ अधिक वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन उसको बोला जाता है जो कि हमेशा यानी सालों भर जो हरा भरा रहता है। आपको पता होगा कि हम सब जो बिहार में या यूपी में इधर रहते हैं तो एक समय आता है पतझड़ में सभी वृक्ष अपने पत्ते जो हैं अपना पत्ते गिरा देते हैं और यह देखिए एकदम पूरा सूखा टाइप का लगने लगेगा, ये मतलब हरा नहीं दिखने लगता है। लेकिन ये सदाबहार वन जो होता है इसमें बहुत प्रकार का वन पाया जाता है, जिसके कारण ये हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूर्वी पठार पढ़ा रहे थे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगला क्लास में। अब पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार, उसके बाद पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट और द्वीप समूह। यही बचा है 2-3 क्लास में और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना राय निश्चित रूप से दीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में।